नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। बिहार में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देकर एनडीए की सरकार कायम कर दी है। नीतीश कुमार जी की जो खासियत है वो खासियत भी आप जानते हैं कि वो जो एक अनिल कपूर की फिल्म थी घर वाली बाहर वाली, उसमें एक घर वाली होती थी, एक बाहर वाली होती थी। तो ये नीतीश कुमार जी की खासियत है, ये उनकी खास राजनीतिक शैली है, खास राजनीतिक अदा है उनकी कि वो एक घर वाली रखते हैं और एक बाहर वाली रखते हैं। घर वाली के साथ रहते हुए बाहर वाली को वो फ्लाइंग किस पास करते हैं और बाहर वाली की तरफ से जैसे ही फ्लाइंग किस आता है वो घर वाली को दिखाते हैं कि देखो मुझे अभी भी वो बाहर वाली फ्लाइंग किस दे रही है, मेरे हिसाब से रहो, मेरे तरीके से रहो, नहीं तो मैं बाहर वाली के साथ चला जाऊंगा। सिमिलरली आपने देखा कि लगातार जो है नीतीश कुमार की जो ये अलट पलट वाली राजनीति होती रही है। कभी बीजेपी के साथ हैं तो अपोजिशन के अलायंस को फ्लाइंग किस दे रहे हैं, फिर एक दिन सचमुच अपोजिशन अलायंस के साथ चले जाते हैं, फिर अपोजिशन अलायंस के साथ रहते हुए बीजेपी को फ्लाइंग किस देने लगते हैं और एक दिन सचमुच बीजेपी के साथ चले आते हैं, फिर बीजेपी की गोदी में बैठ के फिर से एक बार अपोजिशन अलायंस को फ्लाइंग किस पास करते हैं, फिर अपोजिशन अलायंस की गोदी में बैठ के बीजेपी को फ्लाइंग किस देते हैं। तो ये जो उनका सिलसिला चलता रहा है उससे आप वाकिफ हैं। तो सवाल ये है कि एक नीतीश कुमार जिनकी विश्वसनीयता इतनी कम है बिहार की राजनीति में, जिनको पलटू राम कहा जाता है, जिनको अवसरवादी राजनीति का सबसे बड़ा आज का प्रतीक कहा जाता है भारत की राजनीति में, जिनका कोई भी भरोसा नहीं करता, एक बार फिर से उस नीतीश कुमार पर बीजेपी ने क्यों दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने कह दिया था कि सारे दरवाजे बंद हैं, कभी जो है अब बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए नहीं खुलेंगे। ये सारी चीजें कहने के बावजूद और अमित शाह जैसे कद्दावर नेता, भाजपा के नंबर 2 नरेंद्र मोदी के बाद, उनके द्वारा ऐसी बात कहे जाने के बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दिए और उनका जो है बाहों का हार पहनाकर उनका जो है स्वागत किया। तो देखिए, सीधे तौर पर, मोटे तौर पर जो है कम से कम 6-7 बड़े फायदे जो है बीजेपी को अभी अभी नीतीश कुमार को मिलाने से हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मैदान बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी के सामने मैदान किस तरह से साफ हुआ है कि पिछली दफा 40 में 39 लोकसभा सीटें बिहार की एनडीए ने जीती थी जब नीतीश कुमार अलायंस में थे। बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतने की महत्वाकांक्षा एनडीए की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह जी की रही है और नीतीश कुमार के आने से उनको ऐसा लगता है कि 40 में 40 नहीं तो कम से कम 38-39 सीटें हम फिर से जीतकर 2019 के परफॉर्मेंस को निश्चित रूप से दोहरा सकते हैं। तो एक तो जो है तात्कालिक कामयाबी ये मिलती हुई दिखाई दे रही है नीतीश कुमार के आने से कि एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप कर सकता है। उसके सामने जो अपोजिशन है वो एक हताश, निराश और ठोकर खाया हुआ विपक्ष है जिसकी अब उस तरह की शक्ति नहीं रह गई है जिस तरह की शक्ति नीतीश कुमार उस तरफ होते तो होती। तो सबसे बड़ा फायदा तो तत्कालिक दृष्टि से ये हो गया। दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो अपोजिशन का इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस, तो उस इंडी अलायंस को बीजेपी के लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि इस अलायंस में जो है 56 छेद हैं, इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, इस अलायंस के सारे नेता जो है वो 52 हाथ के हैं, इस अलायंस के सारे नेता अपने को एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं, उस अलायंस में कोई एकता नहीं है, उस अलायंस में एकता कोई हो नहीं सकती है। तो बीजेपी जो ये एक नैरेटिव क्रिएट करती रही है, जिस नैरेटिव को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है इंडी अलायंस के फॉर्मेशन के दिन से ही, उस इंडी अलायंस के महल की नींव थे नीतीश कुमार। उस नींव को जो है बीजेपी ने निकाल लिया और इंडी अलायंस जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ताश के महल की तरह बिखरता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जिन्होंने इंडी अलायंस के फॉर्मेशन के लिए पहली पहल की थी, सारी विपक्षी पार्टियों के साथ पूरे देश में घूम घूम कर मीटिंगें की थी, उन सबको साथ लाने की कोशिशें की थी, वही नीतीश कुमार अब इंडी अलायंस से बाहर हो चुके हैं। और इस तरह से बाहर हो चुके हैं कि न तो उन्होंने सोनिया गांधी का कॉल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसीव किया, न उन्होंने लालू यादव का कॉल रिसीव किया, और सबको जो है
धता बताते हुए, पूरी तरह से सबसे मुंह फेरते हुए, बिना कोई जो है खास जो है मान मनुहार का मौका दिए हुए वो चुपचाप उधर से निकल आए। तो ये इंडी अलायंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ऐसे समय में जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, पंजाब दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो है गठबंधन करना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं होगा जिसको कि वो अखिलेश बखिलेश कहते रहे हैं। तो देश के बड़े राज्यों में ये स्थिति है इंडी अलायंस की। जो महाराष्ट्र जैसा राज्य है वहां पर भी आप जानते हैं कि जो इंडी अलायंस की दो बड़ी पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, वो दोनों टूट चुकी है और टूटकर बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों का बीजेपी के साथ गठबंधन में आ चुका है। तो इंडी अलायंस के लिए जो है आने वाला वक्त जो है बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। और चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के ऐलान से ठीक 1 महीना पहले आप कह सकते हैं कि इंडी अलायंस के भीतर इस तरह का बिखराव दिखाई दे रहा है। तो जो एक नैरेटिव की लड़ाई है, जो एक परसेप्शन की लड़ाई है, वो तो लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर, कि इंडी अलायंस एक बिखरा हुआ अलायंस है, इंडी अलायंस में कोई एकता नहीं है, इंडी अलायंस के सारे दलों में तमाम मत भिन्नताएं हैं, इंडी अलायंस जो है किसी भी तरीके से बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो ये एक जो नैरेटिव की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है, इसको बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से 2 महीना पहले ही जीत लिया है। उसके बाद आप समझिए कि बीजेपी को और क्या फायदा हुआ है। अब ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ पूरे देश में कि इंडी अलायंस एक ऐसा अलायंस है जिसके नेताओं में और राजनीतिक दलों में आपस में किसी किस्म की एकता नहीं है, तो अब इसका प्रभाव केवल बिहार पर नहीं पड़ेगा, दूसरे राज्यों में भी जब बीजेपी और इंडी अलायंस की टकराहट होगी तो मतदाता यह तो सोचेगा कि ये कैसा अलायंस है बीजेपी के खिलाफ जिसमें कोई एकता ही नहीं है। तो वहां पर भी जो मतदाता इस वक्त इंडी अलायंस को वोट करने का मन बना रहे होंगे, उन राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में भी बहुत संभव है कि ऐसे मतदाताओं का कुछ प्रतिशत जो इंडी अलायंस के साथ थोड़ी सिंपैथी भी रखते होंगे, बट जो मूविंग वोटर्स होंगे, जो इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, जो दुविधा की स्थिति में होंगे, जिन्होंने अभी पूरी तरह से तय नहीं किया होगा कि हमें बीजेपी को वोट देना है कि नहीं देना है, एनडीए को वोट देना है कि नहीं देना है, जो किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष माहौल में, कोई खास हवा बनने पर इंडी अलायंस को वोट कर सकते थे, ऐसे वोटर भी जिन्होंने अभी निश्चय नहीं किया हुआ है वो बीजेपी को शायद वोट कर सकते हैं। तो 3 बड़े फायदे ये हो गए। उसके बाद आप सुनिए क्या कहानी होगी, क्या चौथा फायदा होगा बीजेपी को नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने पर। चौथा बड़ा फायदा यह होगा कि अब जो लोकसभा का चुनाव होगा बिहार के अंदर, वो एनडीए की सरकार के प्रशासन के रहते हुए होगा। ठीक है कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता है और चुनाव के दरमियान जो है सारी आचार संहिताएं और सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। इसके बावजूद आप जानते हैं कि सारे ऑफिसर्स तो वही होते हैं, सारी जो सरकार होती है उसका कुछ न कुछ दबदबा तो रहता ही रहता है। तो अफसरों पर, उनके मन मस्तिष्क पर उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो होता ही है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ किसी भी चुनाव में गड़बड़ी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती है उसके खिलाफ अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती भी है, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, आजकल भारत में चुनाव बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से कराए जाते हैं, फिर भी अगर कहीं पर गड़बड़ी होती भी है तो जो अपोजिशन में पार्टियां होती हैं उनकी आवाज को प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो पाना कुछ मात्रा में तो मुश्किल होता ही होता है। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनके खिलाफ तो कहीं कोई गड़बड़ी होने के चांसेस होते ही नहीं है, बिल्कुल निर्मूल हो जाता है। तो चुनाव के समय बिहार में एनडीए की सरकार होना, ये अपने आप में जो है एनडीए का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना, ये अपने आप में जो है एक बड़ा फायदा है। तो 4 बड़े फायदे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आप कहानी समझिए। उसके बाद क्या है कि बीजेपी को आधी सरकार भी मिल गई। नीतीश कुमार आए तो आधी सरकार मिल गई। अभी तक तो अपोजिशन में बैठे हुए थे, पता नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब जो है आधी सरकार भी मिल गई। नीतीश कुमार के दोनों कंधों पर 2 उप मुख्यमंत्री बिठा दिए बीजेपी ने।
अच्छा, दो उप मुख्यमंत्री भी कौन है? सम्राट चौधरी जैसे फायर ब्रांड लीडर हैं, विजय सिन्हा जैसे फायर ब्रांड लीडर हैं। तो और आप जानते हैं कि अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में जिन दो नेताओं को बोलने की, उनके खिलाफ सबसे बड़े हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो यही दोनों नेता थे। विजय सिन्हा जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, आप जानते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार से किस तरह से उनकी टकराहट हुई थी। नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर ही किस प्रकार से विजय सिन्हा के ऊपर आग बबूला हुए थे, और विजय सिन्हा ने भी किस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। तो वो विजय सिन्हा जो कि विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे इस वक्त, तो आप ये देखिए उस विजय सिन्हा को एक कंधे पर नीतीश कुमार के बिठा दिया गया। दूसरे सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, जिन्होंने पगड़ी बांध रखी थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं, बेदखल नहीं करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, सत्ता से, तब तक ये पगड़ी उतारेंगे नहीं। जो रोज दिन जो है आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया करते थे, उनको नीतीश कुमार के दूसरे कंधे पर बिठा दिया गया है। तो आप ये समझिए कि बीजेपी को आधी सरकार मिली है, लेकिन ये आधी सरकार उस तरह की सरकार नहीं है जिस तरह की सरकार जो है आप ये मानकर चलें कि सुशील कुमार मोदी के समय में चल रही थी। सुशील कुमार मोदी काफी अनुकूल थे नीतीश कुमार के, काफी अनुकूल थे नीतीश कुमार के सुशील कुमार मोदी। फिर बाद में जब एनडीए 2 में नीतीश और बीजेपी की साझा सरकार बनी, तो सुशील कुमार मोदी को शायद इसीलिए जो है उप मुख्यमंत्री के पद से हटाकर ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि बिहार के भाजपा में भी एक परसेप्शन बना हुआ था, और बिहार में जो भाजपा के सपोर्टर थे उनके भीतर भी ये परसेप्शन बना हुआ था कि सुशील कुमार मोदी अत्यंत अनुकूल हैं नीतीश कुमार के। तो उस परसेप्शन को खारिज करने के लिए कहीं से सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देकर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को वो कुर्सी दी गई थी। लेकिन तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी भले नीतीश कुमार के उतने अनुकूल नहीं थे जितने अनुकूल सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों ही लीडर आक्रामक नहीं थे। तो नीतीश कुमार के उतने अनुकूल नहीं होते हुए भी ये दोनों लीडर चूंकि उतने आक्रामक नहीं थे, इसलिए नीतीश कुमार फिर भी जो है 5 साल जो है अपने तरीके से अपनी शर्तों पर लगभग बिहार में सरकार चला पाए। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। जो सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं, ये नीतीश कुमार के अनुकूल भी उतने नहीं हैं, और ये दोनों लीडर आक्रामक भी रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार के दोनों कंधों पर ये दो नेता बैठेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि बीजेपी ने न केवल आधी सत्ता पाई है, बल्कि अपनी शर्तों पर सत्ता पाई है। अपनी शर्तों पर इस तरह से सत्ता पाई है कि बीजेपी का अब इस सरकार में एक दखल रहेगा। चूंकि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनके कई बयानों का भी हवाला आपने देखा होगा पिछले दिनों। उनकी स्वास्थ्य की परिस्थितियों के बारे में भी आए दिन मीडिया में खबरें आती रही हैं। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार के दोनों कंधों पर दो पावरफुल नेता बीजेपी ने बिठा दिए हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक सरकार को हालांकि कंट्रोल बनाकर रखने के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि इस बार एनडीए 3 में एनडीए 1 और 2 की तुलना में बीजेपी का ज्यादा कंट्रोल रहेगा इस सरकार में। तो ये एक बड़ा फायदा बीजेपी ने हासिल किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, चूंकि उनकी उम्र हो चली है, और इसलिए सब लोग इस बात को जानते हैं कि उनके जो है, और चूंकि उन्होंने खुद ही जो है ऐलान कर रखा है 2020 के विधानसभा चुनाव में कि मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार जो है एक रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चले नेता है। तो अब जब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चले नेता है नीतीश कुमार, तो बीजेपी को कहीं से यह भी लगता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है, अगर हम उनको सहारा देंगे और हम उनको अपने पाले में रखेंगे उनके अंतिम राजनीतिक दिनों में, तो उनकी जो राजनीतिक विरासत है, उनका जो वोट बैंक है, वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी तरफ ट्रांसफर हो सकता है। क्यों? कि इसलिए ट्रांसफर हो सकता है कि जो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखने वाले वोटर हैं, जो नीतीश कुमार से सिंपैथी रखने वाले उनके सपोर्टर हैं,
वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जो है नीतीश कुमार को सहारा दिया, और इसके बावजूद सहारा दिया जब बार बार नीतीश कुमार उनको छोड़कर गए, और ऐसे समय में भी सहारा दिया जब बार बार नीतीश कुमार को लालू यादव की पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से बार बार जो है उनके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के प्रयास किए गए। ऐसे समय में भी बीजेपी ने उनको सहारा दिया। तो जब नीतीश कुमार के समर्थकों में और वोटरों में इस तरह का एक भाव जगेगा तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, जो उनका वोट बैंक है, वो नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है नेचुरली बीजेपी की तरफ आने वाले चुनाव में ट्रांसफर हो पाएगा, जब नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी। तो ये एक बड़ा फायदा बीजेपी देखती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के बाद बीजेपी ने वो सारा जातीय जनगणना के बाद जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी अपोजिशन की तरफ से, इंडी अलायंस की तरफ से, लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, तो उस सारे नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस गुगली ने। अब ये जातीय जनगणना वाला जो नारा, जिसको राहुल गांधी भी उछालते रहते हैं बार बार कि हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में कराएगी, और इसके बावजूद कि जातीय जनगणना का समर्थन जो है बीजेपी ने भी किया था, और लालू यादव की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी दोनों और उनके साथ मिलकर कांग्रेस इस तरह के प्रयास कर रही थी, इस तरह के नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी जैसे भारतीय जनता पार्टी तो जातीय जनगणना की विरोधी है, और ये पार्टियां जो है उन्होंने ही अपने दम से बिहार में जातीय जनगणना कराई है और पूरे देश में ये कराएंगे। तो अब उस जातीय जनगणना के सूत्रधार बिहार में जो नीतीश कुमार थे, उस नीतीश कुमार को बीजेपी ने निकाल लिया है। तो जातीय जनगणना को लेकर इसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव क्रिएट करने की इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया बीजेपी ने इस एक दांव से। और इससे ठीक पहले आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दे दिया है, जो कि बिहार के एक बड़े ईबीसी लीडर थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो अब आप इस बात को समझिए कि इस बार जो नीतीश कुमार को लेकर आई है बीजेपी, तो एक अपोजिशन की तरफ से जो कास्ट पॉलिटिक्स किए जाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब बीजेपी ये क्लेम कर सकती है कि चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे महादलित हों, चाहे आदिवासी हों, सारे लोगों के बारे में सोचने वाली एकमात्र पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। अब आप इनमें से किसी भी समुदाय के विरोध में बीजेपी को खड़ा नहीं कर सकते। अब आप इनमें से किसी भी समुदाय का विरोधी नहीं ठहरा सकते बीजेपी को। आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, दलित जो है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे पहले, पिछड़ी जाति के जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पिछड़ी जाति के नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए का, बीजेपी का उनको समर्थन है। उसके बाद अति पिछड़ी जाति के कर्पूरी ठाकुर को देखिए भारत रत्न दे दिया। सारी जातियों का जो एक पूरा कैनवास तैयार किया है बीजेपी ने, ये इनको जो है बड़ा फायदा पहुंचाएगा हिंदुत्व एकता के लिहाज से, क्योंकि हिंदुत्व एकता की जब बात होती है, हिंदुओं की एकता की जब बात होती है, तो लड़ाई चुनाव में आप जानते हैं कि 80-20 जैसी लड़ाई हो जाती है। तो अपोजिशन की यह कोशिश होती है कि अगर 80-20 की लड़ाई हो जाएगी तब तो भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अपोजिशन हमेशा यह कोशिश करता है कि 80-20 की लड़ाई को 85-15 की लड़ाई में तब्दील किया जाए। तो जब 85-15 की लड़ाई में तब्दील करने का वो प्रयास करते हैं, तो अपोजिशन के लोग क्या करते हैं कि हिंदू जातियों को, हिंदुओं को जो है अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं, अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, और जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे इसी बंटवारे को, इसी डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो है हिंदुओं का एकजुट वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए और अपोजिशन उसमें अच्छे तरीके से सेंध लगा सके। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार अपने पाले में लाने के बाद अब ये चीज जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप बीजेपी को किसी भी एक जाति, एक समुदाय का विरोधी नहीं ठहरा सकते। खास करके बिहार में
अब केवल माई समीकरण जो आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है, जो स्ट्रांग वोट बैंक है, मुस्लिम यादव समीकरण, केवल वो समीकरण जो है काम करेगा तो करेगा। बाकी जो है ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, अगड़े, सारे के सारे जो है बीजेपी और एनडीए अलायंस के इर्द गिर्द जो है ध्रुवीकृत होने वाले हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा फायदा जो है बीजेपी के लिए है। तो बीजेपी ने देखिए इतने सारे फायदे एक मूव से अचीव किए हैं। एक नीतीश कुमार को, जिनको कि बिहार की राजनीति में पलटू कुमार कहा जाता है, जिनके बारे में बीजेपी भी जानती है कि वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके कई बयानों के हवाले से उनके मानसिक स्वास्थ्य तक पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, उन नीतीश कुमार को भी वेलकम करके, एक्सेप्ट करके, फिर से मुख्यमंत्री बना करके, उनको अपना समर्थन दे करके, उनके साथ साझा सरकार का गठन करके बीजेपी ने एक साथ इतने सारे फायदे अपने लिए सुनिश्चित कर लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को इस मूव से केवल फायदे ही फायदे हुए हैं। बीजेपी को कुछ नुकसान भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। बीजेपी के लिए कुछ मैटर ऑफ कंसर्न भी, चिंता के विषय भी इस घटना के बाद जो है क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।